अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि बिजली बहरान पर वजीर आजम की जेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ वज़रा और अफसरान पर बरस पड़े, तमाम वजाहतें मुस्तरद कर दी। बिजली की दिन रात में 2 घंटे से ज्यादा बंदिश नाकाबिले कबूल करार दे दी। कहा कुछ भी करके अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए दिन रात एक करने का हुक्म दे दिया। वज़रा और अफसरान पर 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। लोड शेडिंग में इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा, मुझे वजाहतें नहीं चाहिए, अवाम को मुश्किल से निकालें। पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अवाम को सुकून देने तक किसी वजीर और अफसर को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। शहबाज शरीफ का कहना था, इन्हें वजाहतें नहीं, रिजल्ट चाहिए। लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल कबूल है, ना ही इस पर कोई समझौता होगा। वज़रा और अफसर दिन रात एक करके बिजली बहरान पर काबू पाएं, कारोबार और अवाम की सांसें बहाल करें। मुल्क के खिलाफ साजिश की गई मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह किया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा, अब आईनी प्रोसेस पर हमला किया जा रहा है। इख्तिदार का इतना ही शौक है तो पेशावर छोड़ो, इस्लामाबाद आकर लड़ो। लीगी रहनुमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली में वापस आने को बेताब हैं, मगर इमरान खान की जिद आड़े आई हुई है। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए, मुश्किलात क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान कई दहाइयां जो है इन मुश्किलात से रिकवर न करती। अब अदारों के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है। ये पहली मर्तबा है कि उनके ऊपर, उन अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये एक साजिश है। आज वो शख्स हुक्मरान कहता था घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ, घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ। आज भी वो सरकारी खर्चे पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पल्ले खा रहा है। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है और तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लड़ाई लड़ो ना, जाके इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए। फोन उठा लो या बंदूक। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सिक्योरिटी एहलकार का फोन बजा तो वफाकी वजीर ने झाड़ पिला दी। उसी साजिश की कंटिन्यूशन है कि हमारे अदारों पे यार या बंदूक फाड़ लै ते या तू टेलीफोन फाड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की साजिश हो रही है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने खबरदार कर दिया। बोले, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, कौमी मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। प्लान्स हैं ही हैं कि हमें इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार किया जाए, हमें पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार किया जाए, इस मुल्क में अनारकी पैदा की जाए, इस मुल्क में खाना जंगी की फ़ज़ा पैदा की जाए। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें तो फिर हमें जिस तरह यूक्रेन के साथ किया गया था या जो डील उससे की थी वो डील हमारे साथ करनी, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना। अल्लाह ना करे हम सब के मुँह में खाक जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान ज़रूर है हमारे खिलाफ। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की। दीरबाला जलसे से खिताब में बोले कि कौमी सलामती कमेटी में साजिश का पता चल गया था तो क्या मुल्क का दिफा करने वालों को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अमरीका, इसराइल और भारत ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ पर भी लफ्जी हमले किए। बोले, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, उसे क्यों गिराया। साजिश की है तो अब जिम्मेदारी भी लो, मईशत ठीक करके दिखाओ। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से। जब पता चला डोनाल्ड लू ने खत नहीं लिखा, मीटिंग में कहा कि इमरान खान को निकालो, जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के। क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। मेरी तरह के लीडर ना बताएं कि मुल्क किधर जा रहा है, हम अपने मुल्क से ज्यादती करेंगे।
एक ही रास्ता इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ, आजकल उसकी आपने शक्ल तो गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है, अजीब सा खौफ आया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते, फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अता तारड़ ने भी इमरान खान को निशाने पर ले लिया। बोले चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेशावर में छुप कर बैठे हैं, वो सरकारी खर्चे पर पल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब कोई सूबाई वजीर सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा। डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहां जाकर पनाह ले ली। आज भी इमरान नियाजी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। ये इक़्तिदार से निकला, इसकी वो हालत हो गई है जो मछली की हालत होती है पानी से निकलकर। ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ, और उसके बाद इसने कहा कि मुझे निकाला है, मेरे बगैर ये मुल्क खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे मुंह में खाक। मुल्क तोड़ने की बातें करते हो। इस मुल्क के एटमी असासों के लिए जान भी कुर्बान है। तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब काबीना के तमाम वुज़रा ने, कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वुज़रा अपने जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी जाती जेब से होगा। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है। महंगाई कैसे करनी है, मौलाना फजलुर रहमान ने हल बता दिया। वुज़रा, मुशीरों और सरकारी अफसरान की मुराद में 50% कटौती की तजवीज़ दे दी। कहा जजेस, जर्नैलों समेत हर तबके को कुर्बानी देना होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि मौजूदा सूरत हाल साबिक़ा नाअहल और नालायक हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। अवाम और हुकूमत को मिलकर महंगाई का मुकाबला करना होगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना मजबूरी है। साबिक़ हुक्मरान और मौजूदा अपोजिशन जमात आज शोर मचा रही है। काश वो IMF के साथ मुज़ाकरात करते वक्त इन बातों का ख्याल रखते। तहरीक इंसाफ हुकूमत का IMF से किया गया मुआहिदा मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गया। तब्दीली सरकार ने वादों से इनहराफ करके नई हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। करे कोई भरे कोई, IMF से पिछली हुकूमत के वादे मौजूदा हुकूमत को निभाने पड़ गए। मुल्की मुफाद में महंगाई की बदनामी भी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदों में पेट्रोलियम लेवी, GST, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के वादे तो खुशी खुशी कर लिए, लेकिन पूरे ना कर सकी। PTI हुकूमत ने IMF के साथ 610 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का वादा किया, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में माहाना बुनियाद पर जून तक 4 रुपए फी लीटर इजाफा करना था, मगर इसके बरक्स पेट्रोलियम लेवी और GST 0 कर दिया गया। IMF के दबाव पर तरक्याती बजट 900 अरब से 480 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ 6100 अरब वसूली का वादा हुआ, मगर 11 माह में 5349 अरब रुपए जमा हो सके। वादे के मुताबिक बिजली और गैस का सालाना टैरिफ बढ़ा, ना ही गर्दिशी कर्जा कम हो सका। लचकदार एक्सचेंज रेट पॉलिसी इख्तियार करने से डॉलर बुलंद तरीन सतह पर गया। माली खसारे का हदफ 3990 अरब रुपए है, जो 5600 अरब तक पहुँचने का खदशा है। प्राइमरी खसारा सरप्लस करने का वादा हुआ, लेकिन 9 माह में 447 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF के दबाव पर बुनियादी शरह सूद 13.25% तक किया गया। हमें याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इमरान खान और उनकी टीम पेट्रोल महंगा करने से मुतालिक माजी में क्या कहा करती थी, आपको याद दिलाते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हमें याद है जरा जरा, ये जो हुआ है ये तो होगा, वो पहले ही कहा करते थे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ याद है जरा जरा, वो जो तरह तरह की तावीलें बताया करते थे। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए।
हल नहीं है और कोई, बस इतना ही कह जाते थे। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी वो हो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, मुझे जरा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। हाँ याद है जरा उनके साथी तो 2 साल पहले कौम का जहन बनाते थे। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। ये भी याद है जरा मुआहिदा जो खुलकर बताते थे। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है। पेट्रोल दुनिया जहान से इंपोर्ट होता है, तो भाई जितने का आएगा वैसे ही आगे जाएगा। वो जो माजी में सब बताए बैठे हैं, हमें याद है जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। घबराना नहीं। दुनिया भर में रोज बरोज पेट्रोल महंगा हो रहा है। इस वक्त किस मुल्क में पेट्रोल किस कीमत में मिल रहा है आपको बता दें। मुत्तहदा अरब इमारात, जहां से लाखों बैरल यौमिया तेल निकलता है, वहां भी जनवरी से अब तक पेट्रोल 56% महंगा हो चुका है। दुबई समेत अरब इमारात में पेट्रोल की कीमत 221 रुपए लीटर है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीन में 285 और अमेरिका में 248 रुपए लीटर कीमत है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में पेट्रोल 397 रुपए और बर्तानिया में 423 रुपए लीटर मिलता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकांग में है, जहां इसकी कीमत 564 रुपए फी लीटर है। कुछ ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से भी सस्ता है, जैसे कि बांग्लादेश में 196 रुपए, अफगानिस्तान में 172, सऊदी अरब में 122 और कतर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए है। इराक में पेट्रोल 101 रुपए, जबकि जंग से तबाहल शाम में 63 रुपए फी लीटर मिलता है। 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पेट्रोल हैरत अंगेज तौर पर सस्ता है। ईरान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए, जबकि वेनेजुएला में 5.5 रुपए है। ये दोनों मुल्क तेल और गैस के ज़खायर रखते हैं, ताहम इनकी मईशत भी तबाहली का शिकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का यू टर्न। पहले कहा इमरान खान ने कॉल दी तो फोर्स के साथ आऊँगा, 4 दिन बाद बयान बदल डाला। बोले फोर्स से मतलब अवाम और कारकुनान थे। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने जब INF की कन्वेंशन पेशावर में हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा। तो मैंने इस बात से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की काम पे टांगने लगी थी। तो मैं मीडिया की वसादत से उनको बताना चाहता हूं कि जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी आवाम है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नैब और इंतखाबी तरमीमी बिल बगैर मंजूर किए वापस भिजवा दिए। दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत वापस भिजवाए गए। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि पार्लियामेंट और कमेटियां दोनों बिल्स पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। कानून साजी की तजावीज़ से मुतालिक बताया नहीं गया। ये आइन के आर्टिकल 46 के खिलाफ है। वज़ीरों, मुशीरों और बड़े अफसरान की मुराद में 50% कटौती करे, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को तजवीज़ दे दी। और जेलों में ओबाश अफराद की हामला खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती, शोहर पर भी तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी गई। अदालत ने सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक हमजा शहबाज के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है।
लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। फाजिल जज ने FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या अभी भी आपको मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने गिरफ्तारी की मुखालफत करते हुए कहा कि FIA ने मुकम्मल तफ्तीशी चलान जमा करवाया है, अब गिरफ्तारी मतलूब नहीं होनी चाहिए। जब कोर्ट में हम पेश हुए तो जज साहब ने अब्रप्टली एक क्वेश्चन किया तो उनको हमने रिकॉर्ड से देख के ये बताइए बात कि जनाब रिकॉर्ड के मुताबिक हमें ये मतलूब है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो वो एक आर्गूमेंट था और उसका एक क्वेश्चन था, उसका आगे एक जवाब था और ये अल्टीमेटली फैसला तो कोर्ट ने ही करना है। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 11 जून तक के लिए मुलतवी कर दी, जबकि दूसरी जानब एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने नैब के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई। अदालत को बताया कि सरकारी मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सकता। अदालत मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने 2 केसेस में 20 जून जबकि नैब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 जून तक समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन आसफ शकील, मोहसन और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के हल के लिए मुल्क के तमाम अजला में ओवरसीज़ सहूलत डेस्क कायम करने का फैसला कर लिया है। बात कर लेते हैं इसी पर। समा के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, बताइए हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल, मौजूदा वफाकी हुकूमत ने मुल्क के तमाम अजला में ओवरसीज फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला किया है। इस हवाले से समरी तैयार कर ली गई है। ओवरसीज फैसिलिटेशन डेस्क हर जिला के एक मरकजी पुलिस स्टेशन पर कायम किया जाएगा। खासतौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के हर जिला में इसका दायराकार फैलाया जाएगा, जिसका मकसद ओवरसीज की जमीनों पर कब्जे, प्लाटों पर कब्जे, लेन देन का मामला, इसके साथ साथ उनको चीटिंग जो की जाती है, इसके साथ साथ उनके जो झगड़े हैं उसकी शिकायत निपटाई जाएंगी। इस हवाले से इंतजामी मुश्किलात, पुलिस के अपने खिलाफ यहाँ पे शिकायत दर्ज की जाएगी और अफसरशाही के जो रवायती हथकंडे हैं उसको रोका जा सकेगा। इस हवाले से जो वफाकी वजीर ओवरसीज साजिद तूरी अपने ही जिला में खैबर पख्तूनख्वा के कुरम और पारा चनार सिद्धा जिला में आज ही पहुंचे हैं और वहाँ पे कल 2 सेंटर्स का इफ्तिताह करेंगे और बाकायदा तौर पे मुहर्रर और SHO को पाबंद किया जाएगा कि वो शिकायत निपटाएं और हर थाने में पूरे पाकिस्तान के जो हर जिला में एक मरकजी थाना होगा, वहाँ पे वजारत ओवरसीज का एक नुमाइंदा वहाँ पे मुकर्रर किया जाएगा स्टाफ और वो शिकायत को रिकॉर्ड दर्ज करेगा और बाकायदा इसका डिजिटल डाटा बनाकर बाकायदा वजीर ओवरसीज की निगरानी करेंगे। इस तरह से डेस्क काम करेगा। तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया टिका खान सानी। लाहौर में भी रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ हो गया है। 4 जनरल सर्जरी, 4 गायनी और यूरोलॉजी के 5 ऑपरेशन किए गए। दानियाल उमर समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। दानियाल, मजमूई तौर पर ये तजर्बा कैसा रहा, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? देखिए, लाहौर का निजी अस्पताल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी का आगाज हुआ है। जिन्होंने जनरल सर्जरी की है, गायनी और यूरोलॉजी की भी 5 ऑपरेशन जो है वो किए हैं। हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है निजी हॉस्पिटल की, उनके मुताबिक अभी तक 13 ऑपरेशन जो है वो ये कर चुके हैं और अस्पताल की टीम जो है वो यहाँ के डॉक्टर्स और अमले को भी ट्रेनिंग कर रही है कि वो रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं। तकरीबन 5 रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर्स जो है वो इस अस्पताल के अंदर बनाए गए हैं, जिनमें 25 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस हॉस्पिटल का ये क्लेम है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये जो निजी अस्पताल है इसने रोबोटिक सर्जरी का आगाज किया है, जिसकी बहुत ज्यादा पजीराई जो है वो उनको मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और महंगाई ने गरीब का तेल निकाला और अब खुले कुकिंग ऑयल पर पाबंदी, जलती पर तेल का काम करने लगी। गरीबों के चूल्हे बुझने लगे। रोज 600-700 रुपये कमाने वाला 500 रुपये किलो से भी ज्यादा महंगाई वाला कुकिंग ऑयल कैसे खरीदे, इस पर रिपोर्ट करेंगे साद साबरी। कराची में गरीबों के लिए इस वक्त महंगाई से भी बड़ा मसला खाने का तेल खरीदना है, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी के छापों के बाद दुकानों पर खुला तेल बिकना बंद हो गया है। कुकिंग ऑयल की कीमत 500 रुपए किलो से बढ़ चुकी है और जिस गरीब के पास मुश्किल 1 पाव खरीदने की सकत है वो मारा फिर रहा है। कोई 40 रुपए का, कोई 50 का, कोई 100 का तेल ले आते थे अपने
तो उससे ये है कि उनकी परेशानियां चलने ख़त्म हो जाती हैं। जिसकी 300 रुपये दिहाड़ी है रोज़ की, 50 के तेल लेगा, 50 का तेल 1 किलो आटा दाल लेगा, खाना बना लेगा घर पे, और उसको 50 का तेल बेचारा कहाँ जाएगा वो? 500 का तो नहीं ले सकते ना एकदम, 500 में हम सब चीज़ें ले लेके पका लेंगे, बच्चों को खिला देंगे। कोई चीनी बेचारा 20 रुपये की लेने आ रहा है, कोई 50 की लेने आ रहा है, तेल इसी तरह लेने आता है, वो तो मारा गया ना बेचारा, 500 रुपये की थैली कैसे लेगा? सिंध फूड अथॉरिटी खुले तेल की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कर रही है। इसलिए गरीब शहरी जिस दुकान पर जाता है ये मजमून उसका मुंह चढ़ाता है। जाके जज को बोलेगा भाई तुम कौन सा पैसा लेकर रहे, किस काम का पैसा लेकर रहे, अभी ये पैसा ला करो, इस पे जो ना कोई कार्रवाई करो। हद तो ये है कि दरामदी कुकिंग ऑयल के साथ सरसों का तेल खुला बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जो मकामी मार्केट में पैकिंग के साथ दस्तयाब ही नहीं है। वो तेल कोई कंपनी पैक करती है, कोई कंपनी पाकिस्तान की कोई भी ब्रांडेड कंपनी पैक करती है? नहीं करती। अब वो सरसों का तेल भी आधा पाव लेने वाले गरीब लोग भटक रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के छापों के दौरान दुकानें, गोदाम सील की जा रही हैं और बड़े पैमाने पर इस खुले तेल को जाया भी किया जा रहा है, जिसके लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। बंद दुकानों पे भी कार्रवाई की, उनको खुलवा के उनको सील्ड किया गया, उनका ऑयल जो है कुछ दुकानदारों का जो है वो ज़ाया कर दिया गया और कुछ का जो है वो जब्त कर लिया और FIR काटी है उनके खिलाफ। कराची एडिबल ऑयल सेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सिंध फूड अथॉरिटी पाकिस्तान में यूरोपीय मयारात चाहती है। दुकान में मक्खी नहीं होनी चाहिए भाई, रोड के ऊपर गटर भरा हुआ है, दुकान में मक्खी नहीं होनी चाहिए, मिट्टियाँ पड़ी है, रोड टूटे पड़े, दुकान में मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इनका मसला ये है, SOPs यूरोप के हैं और मुल्क पाकिस्तान है। सिंध फूड अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि खुले तेल के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ अदालती हुक्म पर ही हो रही हैं। जज साहिबान ने डी साहब को बुलाया, हाजिर हुए वो, और उन्होंने हमसे 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। तो नेचुरली उनको जब रिपोर्ट देनी है तो हम उस पर और भी कार्रवाई, हमने थोड़ी कार्रवाई बढ़ा भी दी हैं, कुछ अर्सा पहले भी हुई थी, अब दोबारा स्टार्ट हो गई। जो मेन मकसद है वो आवाम के को एक सेफ फूड क्वालिटी वाला पहुँचाने की एक कोशिश है जो फूड अथॉरिटी करती रहती है। मामला अदालती हुक्म का हो या सिंध फूड अथॉरिटी के हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। दिन में चंद 100 रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले गरीब के पास पूरा 1 किलो पैक कुकिंग ऑयल खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ साबरी समा, कराची। घी और तेल की कीमतों में 3.5 साल में 250% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। नवंबर 2018 से मई 2022 तक फ़ी किलो कीमत 410 रुपये बढ़ी है। मज़ीद जान लेते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, कीमतें बढ़ती रहीं, मुनाफा बढ़ता रहा, किसने कितना मुनाफा कमाया है, क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, जो घी की कीमतें हैं 3.5 साल में, उस पर हमने तहकीकात की हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा घी की कीमतें हुई हैं और किसने कितना मुनाफा कमाया है। अगस्त 2018 से मई 2022 तक घी की कीमत 160 से बढ़कर 570 रुपए फ़ी किलोग्राम हुई है। उसमें मुनाफाखोरों और सनतकारों ने और मिडलमैन जो थे, अवाम की जेबों से 200 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी मुनाफा कमाया है। मुनाफाखोर तकरीबन 70 करोड़ रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफी मुनाफा कमा रहे हैं। ये वो फाइंडिंग्स हैं जो पाकिस्तान के इदारे, जो प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जितने भी रेगुलेटर हैं, उनसे हमने किया और कौन कितना मुनाफा कमा रहा है। 300 मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, होल सेल डीलर्स हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 3.5 साल में मजमूई 2000 अरब रुपए का कारोबार किया है घी से मुतालिक या खुदरी तेल के मुतालिक। आया है वो नवंबर 2019 में, जुलाई 2020 में, अक्टूबर 2020 में, जुलाई 2021 में और फिर अप्रैल मई इसी साल। उसकी वजह ये है अच्छा जाहिद साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि मुनाफाखोर रोजाना 70 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हुकूमत के इल्म में यकीनन ऐसी बात आई होगी, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? एक चीज़। दूसरा, मुख्तसरन ये भी बता दिएगा कि ऑयल पर मुनाफा कमाने वाले ताजरों ने कितना टैक्स अदा किया अब तक? देखें, जो मजमूई मुनाफा है जो कि औसतन वो 1 किलो पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब मार्केट तक कंज्यूमर तक ये पहुंचता है,
वो 110 रुपए मजमूई 80 से 110 रुपए पर किलोग्राम कमाया जा रहा है, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। आप 25 रुपए पर केजी से ज्यादा नहीं कमा सकते। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे इदारों ने तहकीकात जरूरी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस तरह पाकिस्तान पाम ऑयल खरीद के घी बनाता है, आपको पता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा उसकी कीमतें बढ़ी, वो कम होती गई, लेकिन पाकिस्तान में घी की कीमतें कम नहीं हुई। उसकी वजह मैं बताता हूँ। $518 कीमत थी पर टन पाम ऑयल की 2019 जनवरी में, लेकिन घी की कीमतें बढ़ती गई, फिर ये $1100 पे पहुंचा, $1500 पे पहुंचा। जाहिर है कास्ट बढ़ती गई, लेकिन मुनाफा का जो मार्जिन है वो कम नहीं हुआ। अब आप बात कर रहे थे टैक्सेस की, मैं आपको बताता चलूं, जो उसने पाकिस्तान में 21 अरब रुपए मजमूई तौर पर इस 4.5 साल में टैक्स दिया है, जो कि उनकी आमदनी और जो है उसका वो मवाजना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर भी शामिल हैं, नोटिस भेजे गए हैं घी पर, क्योंकि उन्होंने कम टैक्स। ठीक है, आपने तहकीक की और अपनी रिपोर्ट आप सामने लाए, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गिशकोरी साहब। कुछ दीगर खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।